बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे आबाद के मसले के हवाले से, यानी नस्ला टावर का जो इन्हिदाम शुरू हुआ उसके बाद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हैं उनमें काफ़ी खलफिशार पाया जाता है। एक तरफ ये सवाल उठता है कि क्या वो तमाम इमारतें जिनकी एनओसी भी हासिल कर ली गई, जिन्हें तामीर भी कर दिया गया और उन्हें आबाद भी कर दिया गया, क्या किसी वक्त कोई केस कोर्ट में उठेगा और उसके इन्हिदाम का हुक्मनामा निकल आएगा और उसके बाद एक तरफ तो वो बिल्डर जो पैसे लगाकर वो इमारत तामीर करता है और एक मेहनत के बाद लोगों को उसमें रिहाइश नसीब होती है, और दूसरी जानिब वो रिहायशी जो अपनी तमाम उम्र की जमा पूंजी लगा के एक आशियाना बनाते हैं, लेकिन पल में वो आशियाना जो है ज़मीं बोस होने को होता है। नाज़रीन, इस तमाम इक़दामात के बाद एहतजाज भी किया गया। नस्ला टावर पर आबाद के जो मेंबरान हैं उन्होंने एहतजाज किया। इसके अलावा आबाद की जानिब से हड़ताल का भी ऐलान कर दिया गया, यानी ये कह दिया गया कि आबाद के जितने बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं वो कोई काम नहीं करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया जाएगा, तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम रोक दिया जाएगा। लेकिन इससे भी कुछ हल ना हुआ, यानी नस्ला टावर का इन्हिदाम अपनी जगह जारी रहा। दूसरी जानिब जो दूसरे केसेस कोर्ट्स में इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं, जो मुकदमे, उनमें भी अब ऐसा लगता है कि कुछ इसी किस्म के ऑर्डर्स आने की एक हवा चल गई है। यानी ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि अब हाई कोर्ट से भी बहुत से ऐसे ऑर्डर्स आ रहे हैं जिनमें ना सिर्फ बिल्डिंग्स को मिसमार किया जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो ऐसे जिम्मेदारान हैं जिनकी वजह से एनओसीज दी गई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म दिया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के चेयरमैन ने एक रैली का ऐलान किया और इस रैली के लिए इजलास भी तलब किया गया, लेकिन रैली की परमिशन नहीं मिल सकी, यानी इजाजत नहीं दी गई कि आबाद की जानिब से ये रैली निकाली जाती, और ये कहा गया कि अगर किसी किस्म की कोई बदअमनी हुई तो इस बदअमनी का जिम्मेदार भी आबाद पर डाल दिया गया। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि जो चेयरमैन हैं आबाद के मोहसिन शेखानी साहब, उन्होंने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए और सिंध हुकूमत की इस यकीन दहानी पे कि 2 रोज़ के अंदर कोई ना कोई ऐसी कानून साजी जो है वो की जाएगी या ऐसा कोई बिल असेंबली में लाया जाएगा जिससे कि जो परमिशंस दी जाती हैं, जो एनओसीज दी जाती हैं, उनको कम से कम इतनी ऑथेंटिकेशन मिल सके कि वो कोर्ट में चैलेंज ना हो, या उस एनओसी की बुनियाद पे जो बिल्डिंग्स तामीर की जाती हैं उनको मिसमार ना किया जा सके। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या माजी में जो एनओसीज हासिल हुई हैं, क्या उन पर भी ये इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी इस कानून के बाद? दूसरी जानिब ये भी सोचा जाए कि क्या ऐसा कोई कानून बन सकता है जो कोर्ट में चैलेंज ना हो सके? क्या वाकई सिंध हुकूमत इस हवाले से सीरियस है, या फिर आबाद की सिर्फ रैली को मौखर करने के लिए ये यकीन दहानी कराएगी? इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे, और आपको ये बताते चलें कि हमारे साथ माहिर कानून भी होंगे जो हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे, ज़ीशान अब्दुल्ला। इसके अलावा स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान मेंबर हैं एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के, और साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किंग्स ग्रुप के। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब उवैस थानवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। उवैस भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। नाज़रीन, मेरे आज जो दूसरे मेहमान हैं वो भी बिल्डर हैं, बहुत हमारे मुल्क के मशहूर बिल्डर हैं, साथ साथ साबिक चेयरमैन हैं आबाद के, जनाब जुनैद अशरफ तालू साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जुनैद भाई, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। उवैस साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, रैली निकालने के लिए कहा गया, एहतजाज भी किया गया, आप पे लाठी चार्ज भी हुआ, आप पे वाटर कैनन के ज़रिए जो है ना वो आपको डिस्पर्स करने की कोशिश की गई। सर, अब ये जो बात की जा रही है एक कानून लाने की, आप समझते हैं वाकई कोई ऐसा कानून आ सकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। बिल्कुल जी, कल रैली थी और हमें उस रैली को निकालने की इजाज़त नहीं दी गई, और उसकी मेन वजूहात जो हैं वो आपको भी मालूम है कि हमने प्रोटेस्ट किया था फ्राइडे को, और वो प्रोटेस्ट बहुत पुरअमन था, पीसफुल था, मगर उस प्रोटेस्ट पे हमारे ऊपर लाठी चार्ज बेदरेग किया गया, आंसू शेल्स हमारे ऊपर इस्तेमाल किए गए। तो ये सारी चीज़ों के बाद जो है वो हमने ये फ़ैसला किया कि हम एक कार रैली निकालें और सीएम सिंध के पास जाकर अपनी रेजोल्यूशन जो हमें पेश करनी है वो पेश करें। तो उसमें रेजोल्यूशन में जो पॉइंट्स का हिस्सा में सबसे पहले जो पॉइंट था वो यही था कि रेगुलराइजेशन का जो कानून आपने मुल्क के दूसरे सूबों को दिया हुआ है वो हमें भी दिया जाए। जैसे पंजाब में दिया गया है, खैबर पख्तूनख्वा में दिया गया है, बहुत सारी ज़मीनें और बहुत सारे प्रोजेक्ट पंजाब में ऐसे हैं, फेडरल में ऐसे हैं जो रेगुलराइज किए गए।
اور اسی سپریم کورٹ نے, اسی اعلیٰ عدلیہ نے ریگولرائز کی ہے. تو ہم بھی یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا قانون آ جائے جس کے بعد ریگولرائزیشن جو ہے وہ ہو جائے, اور ایسی کوئی غلطی کسی سے بھی کی گئی ہو, چاہے وہ اداروں کی طرف سے ہوئی ہو یا وہ کسی ڈیولپر کی طرف سے کی گئی ہو, تو اس غلطی کو ریگولرائز کر کے اس میں رہائشی جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو نکال کر اور اس کی بلڈنگ کو نہ گرایا جا سکے. ٹھیک ہے جنید بھائی, آپ سے جاننا چاہیں گے سر کہ آباد کی جانب سے جہاں بلڈرز کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے, وہیں آباد کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ صارفین کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے. یعنی جو صارف آباد کے ممبر ہونے کی وجہ سے بلڈر پر اعتماد کر کے اگر کوئی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے یا اپنا گھر بنا رہا ہے, تو آباد کی جانب سے بھی گارنٹی ہونی چاہیے کہ اس کا گھر گرایا نہیں جائے گا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا صرف جو ہے حکومت کی یعنی زیادتی ہے یا کورٹ کے آرڈرز ہیں؟ کورٹ کے آرڈرز پہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے سر, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے قابل احترام معزز چیف جسٹس صاحب ہیں, ہمارے معزز جو ہے نا عدالتیں ہیں. سر بلڈرز کی غلطی ہوتی ہے کہیں کہ کیا چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے, بعض دفعہ کچھ چیزوں کو زیادہ گینز کے لیے, کیا بلڈر کہیں تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے جا کے کوئی کام کر لیتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ آباد کا مقصد کیا ہے. آپ نے کہا صارفین کو تحفظ دیا جائے. جی, وہ صارفین موجود ہے تو آباد موجود ہے. آباد دو مقصد کے لیے بنی ہے, صارفین کو تحفظ دیا جائے اور انڈسٹری کو تحفظ دیا جائے. جتنے بھی بلڈر ہیں, جتنے بھی اسپانسر ہیں, وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, آج یہاں کام کر رہے ہیں, کل دبئی میں کر رہے ہیں, پرسوں لندن میں کر رہے ہیں, جہاں ان کو اپورچونیٹیز ہوگی وہاں کام کریں گے. تو آباد کا مقصد ہی ہے کہ انڈسٹری کو تحفظ اور صارفین کو تحفظ دیا جائے. سیکنڈلی جو ہے, آباد اگر نکلا ہے, کہیں پہ نکلا ہے تو صارفین کے لیے نکلا ہے. آج تک آباد اپنی انڈسٹری کے لیے بیانات بھی دیے ہیں, انہوں نے ٹاک شوز بھی کیے ہیں, وہ روڈ پہ نہیں نکلا ہے. وہ ان صارفین کے لیے نکلا ہے جن صارفین کو پرائم منسٹر آف پاکستان اوورسیز جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہاں پہ کال کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کا موقع دیتے ہیں, ان کو اپورچونٹیز دکھاتے ہیں. تو ان لوگوں کو, اور خاص طور پہ جو پاکستان کے رہائشی ہیں, ہم بھی رہائشی ہیں, آپ بھی رہائشی ہیں, تو ان لوگوں کو جو اپورچونٹیز دی جاتی ہیں اس کے لیے ہم نکلے ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں پہ اوورسیز, وہاں پہ آپ کو پتہ ہے 6 لوگ اوورسیز تھے, جس میں سے ایک علی صاحب وہ کل یا پرسوں کے دن میں فلائٹ پکڑ کے اور چلے گئے, اور اس ملک کو اور اس سسٹم کو بد دعائیں دیتے رہے. اچھا, جس کا گھر چھینا جاتا ہے نا, جس کی چھت چھینی جاتی ہے, اس کا غم اسی کو پتہ ہوتا ہے. تو ہم انہی کے پروٹیکٹ میں, اور ہم آج نسلا ٹاور ایک بہت بڑا ایشو ہے, لیکن نسلا ٹاور صرف نہیں ہے. ہم کراچی کے لیے نکلے ہیں, ہم سندھ کے لیے نکلے ہیں. کیا پاکستان کا حصہ نہیں ہے کراچی؟ کیا سندھ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کراچی کے نہیں ہے؟ کراچی پہ وہ پرائم منسٹر نہیں ہے. تو جس طرح سے ہمارے ساتھ ابھی بتایا گیا کہ جس طرح سے پرسوں سلوک کیا گیا, کیا ہم کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا اس طرح سے ڈنڈے برسائے جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کی اکانومی کو سروائیول دے رہے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ جو ٹیکس پے کر رہے ہیں, وہ لوگ جن کے آباء و اجداد جو ہے یہاں پہ اپنا خون بہا کے آئے اور پاکستان کے اندر آئے, اور ہم کراچی میں پیدا ہوئے, کراچی میں رہتے ہیں. ہم اس انڈسٹری کے لیے, صارفین کے لیے اور آنے والی ہماری جنریشن کے لیے, کیونکہ ہماری جنریشن کام کرنے کو اب تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہے یہاں پہ آپ پیسہ بھی لگا رہے ہیں, اور یہاں پہ آپ ڈنڈے بھی کھا رہے ہیں, یہاں پہ آپ ٹیکس بھی دے رہے ہیں, اور یہاں آپ کی انڈسٹری اور چیزوں کے لیے کوئی سروائیول نہیں ہے. تو ہم صرف اور صرف صارفین اور اپنی انڈسٹری کو اور پورے کراچی کو بچانے کے لیے نکلے. آج ایک کوئی بھی ٹاور, ہم نسلہ کو اسپیسیفائڈ نہیں کرتے, کوئی اسپیسیفک نہیں ہے. آج کوئی بھی بلڈنگ اگر ٹوٹتی ہے تو اس کے بعد بلڈنگوں کے ٹوٹنے کے سلسلے شروع ہوں گے, کیونکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول رجسٹریٹڈ اتھارٹی ہے جو گورنمنٹ آف سندھ نے بنائی ہے. اس کی این او سی سے پہلے 15, 16, 17, 18 یا 13 این او سیاں لی جاتی ہیں, پھر فائنل این او سی ملتی ہے. اور جو پہلے والی این او سیز ہوتی ہیں اس کے اندر ٹائٹل ویریفیکیشن سے لے کے اس کی سراؤنڈنگ ویریفیکیشن بھی ہوتی ہے. اس کے بعد اس این او سی کے دیکھ کے وہ ایک الاٹی, ایک صارفین اپنی جمع پونجی لگاتا ہے. تو آج وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آج تمام بلڈنگیں کہاں کھڑی ہوئی ہیں؟ تو ہم ڈاکٹر صاحب جو نکلے ہیں پورے کراچی کے لیے نکلے ہیں کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے,
कोई ऐसा हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसके अंदर हमें पता हो और लगाने वाले पैसे को भी पता हो, जो सार्फिन है, कि अब ये एनओसी चैलेंजेबल नहीं है। हाँ, हम कहते हैं चैलेंजेबल ना हो कोर्ट में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, भले हो, लेकिन जिन लोगों ने फिर एनओसीज दी हैं वो उसके जवाबदेह हों। स्पॉन्सर जो पैसा लगाता है वो ना हो और जो अपनी जमा पूंजी लगाता है वो जवाब देना वो ना हो। ठीक है, लेकिन अच्छा, हम बात करना चाहेंगे ज़ीशान अब्दुल्ला साहब जो कि माहिर कानून हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं जी, राब्ता हो गया है ज़ीशान अब्दुल्ला साहब से। अच्छा जी, हम राब्ता कायम कर रहे हैं। वैसा मुझे बताइएगा सर, अगर कोई काम गलत हो जाता है, यानी अब जाहिर सी बात है ऑन ग्राउंड, चाहे वो एनओसी ली गई हो, कुछ किया गया हो, गलत है तो सर गलत है ना, क्या उसको दुरुस्त ना किया जाए? सर जी देखें, जो जुनेद भाई जो बात कर रहे हैं ना, आपके इस शहर में, इस मुल्क में इदारे बने हुए हैं जो आपने खुद बनाए। अगर कोई काम गलत हो रहा है या हुआ है तो उन इदारों का काम है उस काम को रोकना, मेरा और आपका काम नहीं है। अगर कोई 341 गज का कोई इशू इन्होंने बनाया हुआ था तो SMCHS सोसाइटी, जो इतनी बड़ी सोसाइटी है, उसको नक्शे के लिए फॉरवर्डिंग करी उसने इदारे को, क्यों उसको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए था। और अगर फिर भी कोई मसला था तो SBCA में, जैसे मेरे बड़े भाई ने, जुनेद भाई ने बताया कि 17-18 एनओसीज लेनी पड़ती हैं। उन 17-18 एनओसीज लेते वक्त क्या उनको नहीं मालूम था अगर यहाँ पे कोई इशू है तो उनकी एनओसीज रोक दी जाए? देखें, इस वक्त शहर में गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन कोई नहीं कर सकता। आप एक ईंट भी गैर कानूनी रखें तो आपके पास लोग आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है, आपका काम रुकवा देते हैं। हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जब हम वहाँ पे साइट ऑफिस बना रहे होते हैं तो हमसे लोग आकर, यानी इदारे आकर हमसे सवाल करते हैं कि आप कौन हैं, क्या काम कर रहे हैं, आप ये प्रोजेक्ट कैसे बना रहे हैं, आप हमें एनओसी शो करें। जब ये सारी चीज़ें हैं, इदारे हैं, अगर कोई ऐसा काम हुआ है, कानून मौजूद है, उसको आप रेगुलराइज करें। अच्छा, गलती भी आपके इदारे की, आप उसको किसी को, ना DG SBCA को आप कुछ कह रहे हैं, ना उन्हें बुला रहे हैं, ना उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ना उनको पिनलाइज कर रहे हैं। जब तक आप इदारों के सरबराहों को नहीं बुलाएंगे तो ये काम तो जारी व सारी रहेंगे। और आपको मालूम है, एक एनओसी, एक प्रोजेक्ट का एनओसी लेने में हमें तकरीबन 2 साल लग जाते हैं। वो 2 साल का जो प्रोसेस होता है उसमें लैंड वेरिफिकेशन से लेकर और एनओसी फॉर कंस्ट्रक्शन हासिल करने तक हमें 2 साल लगते हैं। उन 2 साल में अगर लैंड वेरिफिकेशन नहीं हो रही या कोई ऐसा मसला है जो ज़मीन का मसला है तो आप काम रोक दें, आप ना करने की इजाज़त दें। यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो पहले से रोकें। देखिए, बिल्डिंग चाहिए, रातों बाद रात में तो जो बनती है नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्डिंग रातों रात नहीं बनती, बिल्डिंग को बनने में भी 4 साल 5 साल लगे। उसके बाद 2017 में पोजीशन दिया, 4 साल 5 साल वो लोग रहकर चले गए, उनको आपने निकाल कर जो है वो उनकी बिल्डिंग। ठीक है, चले आपसे मजीद बात करेंगे और हम ज़ीशान अब्दुल्ला साहब से ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम आज बात कर रहे हैं आबाद के मसले के हवाले से, जिसके हवाले से सिंध हुकूमत ने जो है 2 दिन का वक्त लिया और ये कहा गया कि कोई ना कोई करारदाद ऐसी लाई जाएगी, कोई कानून ऐसा लाया जाएगा जिसके ज़रिए आबाद की जानिब से, यानी जो मेंबर्स उनके जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उसे महफूज बनाया जा सके, यानी जो एनओसीज दी जाती हैं उनकी रेट कायम रहे और उन एनओसीज को किसी भी तरह चैलेंज ना किया जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं ओवैस अहमद थानवी, जो कि मेंबर हैं आबाद के और किंग्स ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उसके साथ साथ हमारे साथ जुनैद अशरफ सालू साहब मौजूद हैं, जो कि साबिक चेयरमैन हैं आबाद के। जुनैद साहब, मुझे बताइएगा सर कि कुछ बताया है सिंध गवर्नमेंट ने कि किस किस्म का एक कानून तो पहले ही लेके आए असेंबली में, किसी को बेघर नहीं किया जा सकता जो रिहायशी मौजूद हो, ठीक है। अब उसके साथ साथ अब ये कहा जा रहा है कोई ऐसा भी कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत जो है वो जो एनओसीज मिलती हैं वो चैलेंज ना हो। तो कोई शक्ल बताई है, कुछ आपको पॉइंट्स दिए हैं सिंध हुकूमत ने कि किस किस्म का कानून लेके आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कानून मौजूद है, कानून तो आपके पास मौजूद है, अथॉरिटीज़ भी मौजूद हैं, उसकी कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए कि वो चैलेंज ना हो। और वो अगर चैलेंज होती है तो हम फिर कह रहे हैं कि इदारों को जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम कानून इसलिए लाना चाहते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करें। हमारी सबसे पहली आवाज़ ये है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो पार्क पे है, जो एमिनिटीज़ प्लॉट पे है, जो रोड्स पे है, उन जगहों पे है, उसको बिल्कुल डिमोलिश किया जाए।
لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جن جگہوں پہ لوگ رہ رہے ہیں، بھلے وہ نالے پہ رہ رہے ہیں، گجر نالے پہ رہ رہے ہیں، کہیں اور رہ رہے ہیں، اس کو کسی نے آباد کیا ہے نا، ہم ہی لوگوں نے بیٹھ کے ان کو آباد کیا ہے، کسی نہ کسی کے شیلٹر میں وہ بیٹھے ہوئے موجود ہیں۔ تو اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو دنیا کے اندر قانون ہے کہ پہلے ان کے رائٹس دیے جائیں، ان کو سبسٹیوٹ جگہ دی جائے، ان کو رہائش دی جائے۔ ہمارا قانون جو ہے وہ بے گھر کرنے کے لیے نہیں ہے، ہمارا قانون جو ہے شیلٹر دینے کے لیے۔ تو اگر انلیگل کنسٹرکشن ہم بالکل خلاف ہیں، آپ اس کو روکنے کے لیے کوئی لائن ڈرا کرے، لیکن جو کروا دیے، دیکھیں یہ سسٹم ہے، یہ ملک ہے، یہاں پہ ہر قسم کا وقت، آج 70 سال ہو گئے جس بلڈنگ کو آپ گرا رہے ہیں وہ 1950 سے لے کے 57 میں الاٹ ہوا ہے، آج اس کو بھی 70 سال ہو گئے۔ 70 سال بعد آپ کوئی بھی چیز توڑنے جاتے ہیں تو کم از کم ان لوگوں کو بھی، پہلے فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو، وہ ان کو کچھ نہ کچھ ایسی رقم دے، ان کو ان کا جو کمپنسیٹ کرے، اور کرنے کے بعد، اور اگر کوئی کچی آبادیاں ہیں یا کہیں ہیں وہاں بھی آپ اچھی پلاننگ دیکھیں۔ آباد نے ایک بہت بڑا پلان دیا تھا لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم، جتنی کچی آبادیاں، آپ کو پتہ ہے 53 to 54% آپ کی کچی آبادیاں ہیں کراچی کے اندر، وہ 54% کچی آبادیوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک پالیسی دی گئی، اس کے اندر جو ہے ایک اچھی انوائرمنٹ کے ساتھ اچھی رہائش دینے کا دیا، اور ریونیو بھی جنریٹ کر کے آپ کو دیں گے۔ یہ آباد کو نہ دے وہ پروجیکٹ، لیکن ہماری پالیسی پہ عمل کریں۔ ہم جو ہے پالیسیز بتا سکتے ہیں، اس کی لیجسلیشن آپ کرا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا مقصد ہے، آپ کا کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے، آپ کو عوام کو سہولیات دینے کا ارادہ ہے، تو آپ ان چیزوں کو فالو کریں۔ انلیگل کنسٹرکشن کے بالکل خلاف ہیں، لیکن جو ہو چکی ہیں جہاں پہ لوگوں کو اس کو آلٹرنیٹ دے کے پھر شفٹ کریں۔ اور سب سے بڑی چیز کہ آج ہماری ایک آواز یہ ہے کہ جتنے بھی صاحب اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اس ہمیں تماشا بنتے ہوئے دیکھا، ایسا نہیں ہے نہیں دیکھا، سب نے دیکھا ہے، تو انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں محرومی کے اندھیروں میں نہ ڈالا جائے کہ ہم یہاں سے شفٹ ہو جائیں۔ دیکھیں ہمارا کیا ہے، ہم تو پیسہ لگاتے ہیں، پیسہ لگا کے کام کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں، صحیح ہے، آج یہاں لگائیں گے کل کہیں اور لگا دیں گے، لیکن کیونکہ اس شہر سے محبت ہے، اس ملک سے محبت ہے، اس ملک میں رہنا ہے، اس ملک کے فیوچر کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک آخری حد تک ہم کوشش کریں کہ یہیں پہ کریں اور یہاں صرف کریں۔ ٹھیک، ویسا مجھے بتائیے گا سر کہ بہت سی ایسی بلڈنگز ہوتی ہیں، بلڈرز ہوتے ہیں جو کہ اگر کہیں 4 منزلہ الاؤڈ ہے 5 منزل بنا لیتے ہیں، 6 منزل بنا لیتے ہیں، 10 منزل الاؤڈ ہے 11 منزل 12 منزل بنا لیتے ہیں۔ سر ایسے بلڈرز کو سب سے پہلے آباد کیوں نہیں روکتی کہ کم از کم دیکھیں نا، آباد ایک طریقے سے پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہے سر، یعنی اگر اس موقع پہ آباد اس بلڈر کو روک دے کہ دیکھیں جی یہ وائلیشن نہ کریں۔ دیکھیں سر آپ لوگ جتنا آباد بلڈرز کو ان تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو جانتی ہے، کوئی اور نہیں جانتا سر، آپ لوگ خود یہ کام کر رہے ہیں، تو باہر کی کوئی کورٹس ہوں، وہ ادارے ہوں، وہ تو بعد میں ایکشن میں آتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو خود کو اپنے لوگوں کا پتا ہوتا ہے، کیوں نہیں روک لیا جاتا سر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو جنید بھائی بات کہہ رہے تھے نا، آباد کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ انلیگل کنسٹرکشن میں نہیں ہیں، اور جو چند ممبران تھے، کل ہمارے چیئرمین محسن شیخانی صاحب نے بھی بتایا میڈیا کے اوپر کہ تقریباً 11 سے 17 لوگ تھے جن لوگوں کی ممبرشپ ہم نے کینسل کر دی، کافی لوگوں کے انہوں نے نام بھی لیے وہاں پر کل میڈیا میں۔ تو آباد کسی بھی انلیگل کنسٹرکشن کو سپورٹ نہیں کرتا، نہ کوئی ایسا بلڈر اس وقت آباد میں موجود ہے جیسے آپ نے کہا جس کو 4 منزل 6 منزل اجازت ملی اور اس نے 2 فلور اوپر اور بنا دیے یا 4 فلور اوپر اور بنا دیے، ایسا اس وقت بلڈر آباد میں کوئی نہیں ہے۔ آباد ہمیشہ سے انلیگل کنسٹرکشن کے خلاف ہے، پورشنز جو انلیگل ہیں ان کے بھی خلاف ہے۔ آباد کا کوئی ممبر پورشنز کے اوپر کام نہیں کرتا، جو ماضی میں لوگ کرتے تھے ان کی ممبرشپ کینسل کر دی گئی ہے۔ تو آباد کسی صورت انلیگل کنسٹرکشن کو سپورٹ نہیں کرتا، نہ ہی کوئی آباد کے ایسے ممبران اس وقت۔ جنید بھائی چیئرمین رہ چکے ہیں، ان کے زمانے میں بھی اور آج بھی جو ہمارے موجودہ چیئرمین ہیں ان کے زمانے میں بھی ایسا کوئی ممبر نہیں ہے جو انلیگل کنسٹرکشن کر رہا ہو اور پرمیشن سے زیادہ بنا رہا ہو، ایسا کچھ نہیں۔ سر پرمیشن تو لے لی جاتی ہے لیکن رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے جنید بھائی لیا، آپ میری بات سمجھیں، پرمیشن ہے ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے سر، پرمیشن تو مل رہی ہیں، پرمیشن مل جاتی ہیں، لیکن پھر یہی ہوتا ہے نا کورٹس میں چیلنج ہوتی ہیں، دو چیزوں اور الگ کر دیں گے نا تو بڑا ایزی ہو جائے گا۔ ہو کیا گیا ہے، نہیں سر اگر کوئی غلط پرمیشن لے لی جاتی ہے پھر کیا ہوگا؟
देखिए, गलत परमिशन कोई नहीं दे सकता है। गलत परमिशन देने से बेहतर वो समझते हैं कि जहां पे इलीगल पोर्शंस बन रहे हैं ये वहां सपोर्ट करते हैं इदारे, क्योंकि उनको परमिशन जहां वो देते हैं वो 100% सही परमिशन होती है। दो चीजों को आप अलग करें, जो आपने कहा फ्लोर्स डाल देते हैं, जो आपने कहा इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं। आप आबाद के 1100 मेंबर को उठाएंगे, उसमें से आपको फ्लोर डालने वाले, इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले नहीं होंगे। आबाद की मेंबरशिप आप लेंगे ना कभी, तो उसकी स्क्रूटनी ऐसी है कि उसकी 2-3 मीटिंगें होती हैं, उसको बुलाया जाता है, वो टैक्स पेयर है नहीं है, उसके पास प्लॉट है नहीं है, उसके स्टेटमेंट बैंक के लिए जाते हैं, उससे इंडमेनिटी बॉन्ड लिए जाते हैं, फिर जाके होता है। और अगर कोई फिर भी है 1100 मेंबर है, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे 19-20 होता है। अगर होता है तो शो कोस नोटिस जाते हैं, उनको रोका जाता है, लेकिन वो इतना है कि नमक के बराबर है। लेकिन जो मिक्स हो रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन और लीगल कंस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं है। इलीगल पूरी टीम अलग है, एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर वो लेते हैं, फीड करते हैं पैसा और बना के निकल जाते हैं। तो इन दोनों का बड़ा फर्क है। लेकिन आज जो हम कह रहे हैं कि रेगुलाइजेशन की पॉलिसी ऐसी लाई जाए कि आज उसको लाइन ड्रॉ किया जाए, क्योंकि रेगुलाइजेशन, देखिए इस शहर के अंदर ही रेगुलाइजेशन हुई ना, यहाँ पे हम, फिर मैं कह रहा हूं स्पेसिफिक नस्ला की बात नहीं कर रहे, लेकिन अगर नस्ला एक इशू उठा है तो उसमें 341 गज वो था जो सोसाइटी ने अलॉट किया हुआ सर। लेकिन 2 पिलर गिर जाते तो बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती थी ना, मसला ये था। वो सही है, अलॉट हो सकता है कि मैं आपको यही बता रहा हूं, वो हिस्सा ही लिया जाता है। नहीं, मैं कहता हूं वो हिस्सा क्यों लिया जाता। अगर अलॉटमेंट दी और सोसाइटी कह रही है हमने अलॉट किया और बाय पे ऑर्डर पैसे दो पेशियों पे तो सोसाइटी की तरफ से पेश ही नहीं हुआ, सोसाइटी को कॉल नहीं किया गया। हमारा है क्या, चीफ जस्टिस साहब पूछते रहे कि सोसाइटी कहाँ है, पीसीएचसी की जानिब से लोग कहाँ हैं। सर हम सबको पता है कि एक केस चल रहा है, आप जानते हैं, आम लोग जानते हैं, तो ये कैसी बात है? चीफ जस्टिस साहब की आवाज पे आधे घंटे में आपके प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। चीफ जस्टिस की आवाज पे क्या वो पूछते रहेंगे, सोसाइटी वाला नहीं पहुंचेगा? चीफ जस्टिस साहब की आवाज पे हर एक पहुंच जाता है। क्या चीफ जस्टिस साहब को इन बिल्डिंगों के अलावा बहरिया टाउन नजर नहीं आ रहा है, जहां पे इतनी बिल्डिंगें बन रही हैं जिसकी परमिशन ही नहीं ली गई है? सर अच्छा, उस पर भी आएंगे, हम आपसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे आबाद के इस मसले के हवाले से। माहिर कानून हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, ज़ीशान अब्दुल्ला साहब, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्काइप पर ऑनलाइन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम डॉक्टर साहब। जी ज़ीशान साहब, आबाद की जानिब से आप तमाम इन चीज़ों से बिल्कुल बाखबर होंगे और जाहिर सी बात है केसेस भी आप फेस कर रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। सर सिंध हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी ये कराई गई है कि अब कोई ऐसा कानून ले आएंगे जिसके तहत ये एनओसीज जो दी जाती हैं, परमिशन जो दी जाती हैं, ये चैलेंज नहीं हो सकेंगी कोर्ट में। बहैसियत माहिर कानून आप मुझे ये बताएं, क्या ये मुमकिन है कि किसी इदारे की कोई एनओसी जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना हो सके? इसका बड़ा स्टेट एक सीधा आंसर है, वो ये है नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट पोजीशन। कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव इशू करता है, चाहे वो एनओसी हो किसी भी बिल्डिंग के हवाले से या किसी भी किस्म का एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन हो, ऐसा हो, पाकिस्तान के आइन के नीचे उनको एग्जामिन करने का इख्तियार मौजूद है। उनकी रियलिटी, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकती है। और अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि जी ये बुनियादी, किसी के भी बुनियादी हकूक के खिलाफ है या आइन से मुतसादिम है, तो कोर्ट इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। अब जहाँ तक मेरे ख्याल से आप फिलहाल जो आजकल माहौल चल रहा है उस हवाले से बात करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ कराची में बिल्डिंग्स का बड़ा सीरियस इशू हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किए हैं, खास तौर पे जिसमें इस वक्त बहुत अहम नाम जो है वो नस्ला टावर के हवाले से है, और एक और अलबारी टावर को भी टेकअप कर लिया इशू को, जो शायद नेक्स्ट सेशन में उनको 1 महीने की मोहलत दी अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए। अब अगर हम नस्ला टावर के केस की ही मिसाल ले लें तो नस्ला टावर में सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल जजमेंट पास किया है, जिसकी रीजनिंग आई है और वो मैंने पढ़ी है, हाँ रिव्यू की अभी रीजनिंग नहीं है, उसका रिव्यू भी रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन जो मेन जजमेंट आया था या ऑर्डर का कोर्ट था, उसमें पोजीशन ये थी कि कुछ हिस्सा
अकॉर्डिंग टू द कोर्ट्स कंक्लूजन कुछ हिस्सा यानी तकरीबन 200-250 गज उस बिल्डिंग में ज्यादा शामिल कर लिया गया था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि इसका इनके पास टाइटल डॉक्यूमेंट या लीज या प्रोप्राइटरी राइट्स क्रिएट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। जो उसमें सबसे अहम बात है उस फैसले में समझने के लिए वो ये है, क्योंकि हम बार बार कोर्ट्स में भी सुनते हैं और जर्नल परसेप्शन भी ये बनता जा रहा है और बना है कि जब कुछ बिल्डिंग्स, खास तौर पे इस्लामाबाद में कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनको रेगुलाइज किया गया, उनमें वायलेशन, उनको कंपाउंड किया गया, तो कराची की बिल्डिंग्स को क्यों नहीं किया जा रहा? ये एक सवाल जो मैं समझता हूँ लोगों के जहन में है और लोग इस सवाल की वजह से बहुत बेचैनी रखते हैं अपने जहनों में। उसका जवाब उस ऑर्डर में मौजूद है। उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने जो कंक्लूजन दिया, जो ऑब्जर्वेशन दी, वो ये दी कि देखें ये जो वायलेशन हुई है, ये जो इन्होंने 250 गज ज्यादा ले लिया, इसको कंपाउंड करने के लिए कानून में कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है, यानी कानून में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जबकि अगर हम देखें तो सीडीए यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद वगैरह के कवानीन में इनको कंपाउंडिंग की प्रोविजन मौजूद है। अब आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, अभी तक हमने कोई चीज देखी नहीं है। सिंध असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कुछ दिन पहले और उन्होंने उसमें ये रिजॉल्व किया कि कोई कानून ला रहे हैं जिससे वो रेगुलाइजेशन करें ऐसी बिल्डिंग्स का जिसमें इरेगुलरिटीज हुई हैं। और आज आपने चीफ मिनिस्टर साहब को भी सुना होगा, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने भी ये बात की है कि हम एक कानून ऑर्डिनेंस की शक्ल में ला रहे हैं जो कैबिनेट ने शायद अप्रूव कर लिया है, जो मैंने सुना, और उसमें वो इरेगुलरिटीज जो है उनको कंपाउंड करेंगे, रेगुलाइज करेंगे, कोई कमीशन बनाएंगे और कमीशन का सरबराह किसी मोअज़्ज़िज़ जज साहब को हाजिर सर्विस या रिटायर, ये मुझे नहीं पता, उसको बनाएंगे। अब वहां एक कानूनी नुक्ता पैदा हो गया है या हो जाए कि क्या जो ऑर्डर्स ऑलरेडी पास हो चुके हैं, क्या इस आने वाले कानून को आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे या इनका इफेक्ट फ्यूचर के लिए होगा? अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं तो डेफिनेटली नस्ला टावर को भी उसमें अप्लाई, वो भी फॉल करेगा और उसमें भी अप्लाई किया जाएगा। इस सिलसिले में इन अदर वर्ड्स जजमेंट्स को या जजमेंट ऑफ द कोर्ट को या ऑर्डर ऑफ द कोर्ट को आप ओवरराइड करने जा रहे हैं। अगर आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं तो उसको आप ओवरराइड करने जा रहे हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट के जी फैसले मौजूद हैं कि आप कोर्ट के ऑर्डर्स को इस तरह ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर डॉक्टर साहब आपको याद हो 2011 में सिविल सर्वेंट्स का इशू सुप्रीम कोर्ट में बहुत फेमस था, जिसमें सिंध के पुलिस ऑफिसर्स की शोल्डर प्रमोशंस को सुप्रीम कोर्ट ने उस रूल को स्ट्रक डाउन किया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म फरमाया था कि जितने शोल्डर प्रमोशंस के तहत आज तरक्कियों में बैठे हुए सबको डिमोट कर दिया। जी, आपको याद होगा उस वक्त भी 2011 में सिंध असेंबली ने 4 लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट्स निकाले थे जिसमें डेपुटेशन को, अब्जॉर्प्शन को, इन सबको रेगुलाइज किया था, लेकिन फिर भी रुके नहीं थे। कोर्ट ने नहीं रुका, मैं वही बताने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लॉज स्ट्रक डाउन किए और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में, वो जजमेंट रिपोर्टेड केस है, उसका नाम है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध, 2013 में वो रिपोर्टेड केस है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप देखें, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्लियर है कि लेजिस्लेचर को मैलाफाइडी एट्रीब्यूट नहीं की जा सकती, लेकिन जहां पे आप किसी ऑर्डर को सर्कमवेंट करने के लिए कोई कानून साजी करेंगे, वो कानून साजी बिल्कुल परमिसिबल नहीं है। हाँ, एक गुंजाइश जरूर दी उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस बेसिस पे वो जजमेंट आया है आप उस बेसिस या उस लॉ या उसको कैटर कर लें, क्योर कर लें, तब तो आप कानून साजी कर सकते हैं किसी जजमेंट के खिलाफ। अदरवाइज आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इस तरह बाय वे ऑफ कानून ओवरराइड नहीं कर सकते, वो परमिसिबल। ज़ीशान साहब, आपसे एक सवाल यहाँ ये करना चाहूंगा कि जो यानी अब जिसमें फैसले आ चुके हैं, जो मुकदमे फैसल हो चुके हैं, अगर कानून में लिख दिया जाता है कि जी वो इससे इफेक्टिव नहीं होंगे इफेक्टेड, लेकिन मुस्तकबिल में आने वाले यानी जो बिल्डिंग्स बनेंगी या ऐसी बिल्डिंग जिसपे एनओसीज मौजूद हैं, जिसपे ज़मीन अलॉट की जा चुकी हो, किसी भी जो रेवेन्यू से हो, केडीए से हो, केएमसी से हो, लेकिन जहां ज़मीनें अलॉट हो चुकी हैं, जहां एनओसीज मौजूद हैं या फर्दर जो एनओसीज ली जाएंगी वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज ना हो, क्या ऐसा कोई कानून बन सकता है
क्या ये कॉन्ट्ररी नहीं होगा टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? सर मैं इसमें आपको अर्ज करूं कि अक्सर कवानीन में कुछ चीजें होती, अक्सर कवानीन में एक प्रोविजन डाली जाती है कि ये जो एक्ट्स होंगे इस कानून के तहत वो क्वेश्चनेबल नहीं होंगे इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक ठीक, उनको इम्यूनिटी क्लॉज कहते हैं हम। लेकिन सर जहां पे इम्यूनिटी क्लॉज बहुत सारे कवानीन में आती है, बट जहां पे एग्जेक्टिव अथॉरिटी का इस्तेमाल को बदनीयती पे चैलेंज किया जाए, हमारे यहाँ हजारों कोर्ट्स के फैसले पड़े हैं कि उनको कोर्ट एग्जामिन कर सकती है, कोर्ट लीगैलिटी एग्जामिन कर सकती है। तो ऐसा कोई कानून के जहां इस तरह की इम्यूनिटी दे दी जाए कि कोर्ट में क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता, वो जो पिछली हमारे यहाँ नजीरें और प्रेसिडेंट। सर एनआरओ पूरे कैंसिल हो गए हैं, सर एनआरओ पूरे कैंसिल हुए हैं, दिए हुए एनआरओ वापस किए गए हैं। एक मिसाल नहीं है सर, एनआरओ तो एक जजमेंट है ना, पीएलडी 2010 सुप्रीम कोर्ट 265। इस तरह के पता नहीं कितने लॉ। देखिए हमारा आइन बहुत क्लियर है। आइन का आर्टिकल 8 ये कहता है कि कोई भी कानून जो बुनियादी हकूक से वो नहीं आदिम होगा कॉन्स्टिट्यूशन के, वो इनकंसिस्टेंट होगा, वो वॉइड होगा, और कोर्ट्स को उसको वॉइड डिक्लेयर करने का पूरा इख्तियार है ना। जी ये पोजीशन है, तो इस तरह की इम्यूनिटी दी नहीं जा सकती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए जो है वक्त निकाला है, बहुत शुक्रिया। आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं लेकिन फिर भी जो है आपने वक्त निकाल के हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक यू सर। आपकी तरफ भी दोबारा आते हैं, एक छोटा सा वक्फा है सर, वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एडवोकेट ज़ीशान अब्दुल्ला साहब से। सर शॉर्ट कमेंट्स चाहूँगा, जुनैद भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ, वो जो कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ चैलेंज नहीं हो सकती है, हम भी यही कह रहे हैं कि चैलेंज नहीं हो सकती है, लेकिन हम ये कह रहे हैं चैलेंज हो तो उन इदारों के खिलाफ जिन्होंने एनओसीज की है उनको उसका जिम्मेदार ठहराया जाए, क्योंकि जो स्पॉन्सर है वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ के साथ आता है। और सेकेंडली हम जो कह रहे हैं कि रेगुलाइज पॉलिसी ऐसी लाई जाए कि जो इस तरह बुनियादी हुकूक है लोगों का, पाकिस्तान का आइन कहता है कि घरों का और शेल्टर दिया जाए, उनको कम अज कम तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए, और एनओसी का ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए कि जिसके अंदर जिम्मेदार इदारों को किया जाए। हमारा ये कहना। ठीक है, आप क्या कहते हैं वैसा फाइनल कमेंट शॉर्ट? बिल्कुल जी, जो जुनैद भाई की बात को ही मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखें कानूनी तौर के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई, एनओसी जिस इदारे ने दी है उसकी जिम्मेदारी है। अगर वो इदारे पाकिस्तान के नहीं है तो वो किधर के इदारे? ठीक, आपके ही बनाए हुए इदारे हैं, आपके ही लगाए हुए लोग हैं जिनको आपने अथॉरिटी दी हुई है हमें एनओसी देने के लिए। और मैं दोबारा बात को कहता चलूँ कि हम 18 एनओसीज लेते हैं। ठीक है, नहीं एक बिल्डिंग के लिए 18 एक बिल्डिंग के लिए उसकी पासदारी जरूर होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा कोई लकूना है उसके अंदर तो आप उन 18 एनओसीज के ऊपर जिन ने साइन किए हैं उन तमाम लोगों को आप पेनलाइज करें। ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के हवाले से। सीएनजी जो है वो 15 फरवरी तक मुल्क में बंद कर दी गई है, और क्या वजह हुई? घरेलू सार्फिन में जो लोड शेडिंग की जा रही थी उनको फराहम करने के लिए सीएनजी बंद की गई है। हम बात करना चाहेंगे इस वक्त सलमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं सुई सदर्न गैस से, हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ सर प्रोग्राम खबर की खबर में। जी डॉक्टर साहब। जी सर, क्या कहते हैं, 2.5 महीने के लिए सीएनजी बंद कर दी, सर क्या होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, बाकी लोगों का? देखिए ये जरूरी इक़दाम था जो इसलिए उठाना पड़ा कि सर्दियों में चूंकि गैस की तलब में इजाफा हो जाता है बहुत ज्यादा, और उसको रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हमें लोड को मैनेज करना पड़ता है। आपने अभी यूज किया वर्ड लोड शेडिंग हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन लोड मैनेजमेंट जरूर हो रही थी। और लोड मैनेजमेंट का ये एक हिस्सा है कि हमें सीएनजी सेक्टर को मजबूरन बंद करना पड़ा। लेकिन इससे पहले 4 दिन पहले हमने कैप्टिव पावर यूनिट्स जो कि नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के पहले उनको बंद किया। तो ये जो सेक्टर से गैस हमें यहाँ से अवेलेबल होगी वो हम डाइवर्ट करेंगे अपने डोमेस्टिक कस्टमर को, जिसकी सर्दियों में तलब जो है गैस की बहुत बढ़ जाती है। डेफिनेटली यहाँ कराची में इतना फील नहीं होता, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट में, बलूचिस्तान में और बालाई सिंध में ये रिक्वायरमेंट एक नेसेसिटी बन जाती है। उनको अपनी स्पेस हीटिंग के लिए, वाटर हीटिंग के लिए गैस की बहुत जरूरत होती है। तो वो लोड पूरा करने के लिए, क्योंकि सप्लाई हमारी कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन पे है, तो हमें जो गैप है बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड वो बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सलमान साहब, क्या इसमें किरदार मतलब जो पावर हाउसेस को जो गैस दी जाती है, क्या उसमें उसकी वजह से भी गैस में कमी आ रही है? यानी क्या जो हमारे पावर जनरेशन यूनिट्स हैं जो गैस पे चल रहे हैं, क्या इस वक्त ये मुमकिन नहीं हो सकता कि उनको फिलहाल
क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम पे कर दिया जाए और उसके बाद सर्दियां गुजरने के बाद दोबारा से उनको गैस पे किया जाए? देखिए आपका जो पॉइंट है इसमें मैं इसलिए बताऊंगा कि पावर सेक्टर है वो ऑलरेडी कर्टेल्ड सप्लाईज पे आ जाता है। जो समर की सप्लाईज होती है उससे भी बहुत कम हो जाती है हमारी, तो वो सप्लाईज इतनी अफेक्ट नहीं कर रही, बिकॉज जाहिर बात है कि वो हमने आधे से भी कम पे उनको सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक प्रायोरिटी ऑर्डर है गैस रोड मैनेजमेंट का, उसमें वो सेक्टर पावर का सीएनजी से और इंडस्ट्री से ऊपर है, तो डेफिनेटली हमें उस पासदारी करनी पड़ती है उस प्रायोरिटी ऑर्डर की, जो कि अप्रूव्ड प्लान होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, कि पहले सबसे पहले डोमेस्टिक एंड कमर्शियल कस्टमर को देनी पड़ती है, फिर हमारा पावर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और अनफॉर्चुनेटली अगर सीएनजी वाले दोस्तों को छना लगे तो वो सबसे निचली बढ़। सर, ये एलएनजी पे कितने पंप्स को जबरदस्ती लाया गया और ये कहा गया कि अब लिक्विड नेचुरल गैस आने के बाद से ये प्रॉब्लम नहीं होगी, गैस इंपोर्ट कर ली जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। सर, कहाँ गई वो एलएनजी, कहाँ गए वो इंपोर्ट्स, क्या हुआ उसका? सर, आप अगर ये वर्जन उधर से भी ले लें, जो हमारे दोस्त सीएनजी वाले एलएनजी पे चल रहे हैं, आरएलएनजी पे, तो ये हम जबरदस्ती बिल्कुल नहीं लाए, ये बखुशी आए, बल्कि ये खुशी खुशी हमारे पास आए, क्योंकि उस वक्त जो था एक क्राइसिस था ऑयल मार्केट के अंदर, प्राइसेस ज्यादा थी, एलएनजी सस्ती थी, तो इन्होंने हमसे रजू किया और हमने इनको एलएनजी दी, हुआ खुशी। लेकिन डेफिनेटली एलएनजी भी पहले प्रायोरिटी पे हमें कमर्शियल को देनी है, इंडस्ट्रियल को देनी है, इस वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। तो सर, मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो आपके रिक्शा, टैक्सी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आम लोग, ये किसी खाते में नहीं आते, ये आरएलएनजी भी इनको बंद कर दी गई, तमाम चीजें बस बगैर इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट सोचे बगैर एक ऑर्डर निकाल दिया गया कि 2.5 महीने के लिए नहीं दी जाएगी। देखिए सब्स्टिट्यूट है, ये जितने भी आप व्हीकल्स के नाम ले रहे हैं, अगर आप 90% देखेंगे या बल्कि 95% देखेंगे तो ये डुअल अरेंजमेंट्स पे होते हैं। इनके यहाँ पहले पेट्रोल का ऑप्शन होता है, सीएनजी का बाद में होता है। अगर आप माइनस कर दें 5-10% व्हीकल्स को जो टोटली सीएनजी पे डिपेंडेंट होते हैं, तो अगर आप इसको एक्सक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली कोई पहिया रुकना चाहिए नहीं, क्योंकि वो चलता रहेगा पेट्रोल के थ्रू। ठीक सर, तो अब तवक्को है कि ये 15 फरवरी से ये सप्लाई जो है बहाल हो जाएगी? इंशाल्लाह प्लान यही है हमारा, बस बेहतर अल्लाह ताला करे कि लोड मैनेज कर सके हम इसके अंदर, क्योंकि सर्दियों की शिद्दत में ज्यादा इजाफा होता है और प्रोलॉन्ग करती हैं विंटर्स, तो फिर वो डिसीजन उस वक्त लिया जाएगा, अभी कबल इस वक्त होगा कहना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान सिद्दीकी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे साथ सुई सदर्न गैस जो हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त सलमान सिद्दीकी साहब, जिनका ये कहना है कि ये जो कमी है इसे पूरा कर लिया जाएगा फरवरी के वस्त तक और उसके बाद फिर सप्लाई मुमकिन होगी। बहरहाल, अब हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे जो स्टूडियोज़ में मेहमान थे, आज हमारे साथ मौजूद हैं उवैस थानवी साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किंग्स ग्रुप के और मेंबर हैं आबाद के, और हमारे साथ जुनैद शफ्तालू साहब मौजूद थे जो कि साबिक चेयरमैन आबाद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का तशरीफ़ लाने का, थैंक यू सर। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुँचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।